दोस्तों नमस्कार। जिम्मेदारी किसी को तो लेनी ही होगी। जिम्मेदारी से कैसे बचा जा सकता है? क्या पूरा भारतीय सिस्टम इसी पर चलता है? यानी नियम कायदों की निगरानी करने के लिए हम मौजूद हैं। जिसने भी नियम कायदों को तोड़ा फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? सामान्य तौर पर यह बात अच्छी लग सकती है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए किसी बैंक में हजारों लोगों के खाते पड़े हुए हैं और औसतन हर किसी का पैसा वहां पर 50,000 से लेकर 5 लाख के बीच का है, जो बहुसंख्य तबके का पैसा है। उस पैसे को निकालने पर 6 महीने की रोक लगा दी जाए और उसके बाद कहा जाए यह बैंक नियम कायदों का पालन कर नहीं रहा था और जो नियम कायदों की लकीर है उस लकीर के नीचे ये जैसे ही आए, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सक्रिय हो गया। उसने तय किया कि दरअसल ये बैंक डूब ना जाए, तो डूबने से बचाने के लिए यानी उसकी बैंकिंग लाइसेंस को बचाने के लिए आरबीआई ने एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया और कहा कि अब आरबीआई की निगरानी में यह बैंक काम करेगा, जिससे दोबारा पटरी पर आ सके। सामान्य तौर पर यह बात सुनने में अच्छी लग सकती है। वाकई नियम कायदा है, आरबीआई है और बैंकों की कार्यप्रणाली में कोई अगर गड़बड़ी या फरेब करता है तो फिर यही तो तरीका है। अगर आप 6 बरस पहले लौट जाइए और याद कीजिए पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां पर जितनी बड़ी तादाद में उस बैंक ने अपने रईस, सहयोगियों को, साथियों को, उनके रिश्तेदारों को जितनी बड़ी तादाद में लोन दे दिया था, वो बैंक उस लोन के तले दबते चले हुए इस रूप में बिखर ना जाए, तो बैंक की पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। बाद में उस बैंक को मर्ज भी किया गया, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया के भीतर अगर आज की तारीख में आप पीएमसी से जुड़े हुए यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक से जुड़े हुए लोगों से बात कीजिएगा तो उनकी सांसें आज भी फूलने लगती है। उसके बाद से उन्होंने वहां से पैसा निकाल लिया, जो पैसा निकल पाया उसको निकाल लिया। अब आप एक क्षण के लिए सोचिए कि कल शाम आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। कल शाम तक बैंक की कार्रवाई चल रही थी। यह न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, जिसकी शाखाएं मुंबई के भीतर है, जिसकी शाखा ठाणे और पुणे में भी है, जिसकी शाखा गुजरात के सूरत में भी है। हजारों खाताधारक एक झटके में आज सुबह जब उठे तो परेशान हो गए, क्योंकि वह प्रेस विज्ञप्ति आरबीआई ने पब्लिकली सामने लेकर नहीं आई थी। उन्होंने बैंकों को थमा दिया था और बैंक के डायरेक्टर्स को कहा था अब आप काम नहीं करेंगे, आपके ऊपर निगरानी के लिए हम एक व्यक्ति को रख रहे हैं क्योंकि बैंक संकट में है। कल शाम में भी कुछ लोग पैसा डाल रहे थे। अब जरा सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी कल शाम से पहले। इससे पहले बैंक नियम कायदों से खिलवाड़ कर रहा था। तो क्या वाकई आरबीआई की इतनी ही भर जिम्मेदारी है? ठीक उसी तरीके से जैसे सेबी की इतनी ही जिम्मेदारी थी जब शेयर बाजार में बड़े बड़े कॉरपोरेट के मैनिपुलेशंस के आरोप लग रहे थे और एक नियामक संस्था के तौर पर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक कहते हैं, हम बाहर से कोई जांच नहीं कराएंगे, आप जब कर ही रहे तो सब कुछ ठीक ही है। इसी प्रक्रिया के भीतर में आप कह सकते हैं भारत विकसित हो चला है। विकसित होने की राह में कुछ अड़चनें तो आएंगी, और अड़चन अगर अमेरिका पैदा करेगा तो यहां शेयर बाजार डूब जाएगा, जो आज भी नीचे चला गया। छोटे निवेशकों के पैसे आज भी डूब गए। आप यह भी कह सकते हैं कि भारत का वो कॉरपोरेट देखिए दुनिया में कैसे उड़ान भर रहा है। अडानी को ही देख लीजिए, बांग्लादेश को पावर सप्लाई करता है, श्रीलंका के साथ समझौता कर चुका है जहां पे विंड पावर वह ₹7.60 में 1 मेगावाट वहां पर बेचेगा। बिजली की दर तय हुई। दोनों जगहों पर अडानी इस ग्रुप को मुश्किल हो गई, श्रीलंका में भी और बांग्लादेश में भी। यानी जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के भीतर की परिस्थितियों को क्या कोई समझने को तैयार है कि इस देश के भीतर अगर आम लोगों के साथ
उनकी जमा पूंजी को लेकर खिलवाड़ होता है, या फिर जिस सिस्टम को आप चला रहे हैं वो सिस्टम भी दोबारा से उस गलती को ना होने देने की गारंटी नहीं दे रहा है। यानी भरोसा और विश्वास इस पूरे गवर्नेंस से अगर लोगों का उठ जाएगा तो क्या होगा। इस सिलसिले को समझने से पहले हमें लगता है आज जिस बैंक का जिक्र हम न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में पहले समझ लीजिए, और उसको समझने से पहले इस प्रेस रिलीज को देख लीजिए। यह आरबीआई ने कल जारी की इस प्रेस रिलीज को, जिसके जरिए बताया गया कि अब बैंक ना तो डिपॉजिट कर सकता है ना विड्रॉल हो सकता है, वहां से नया लोन वो जारी करेगा नहीं, और ये बैंक नियमों का पालन कर नहीं रहा था, इसीलिए 6 महीने तक सब कुछ बंद। और उसके बाद जो हड़कंप मचा वो तस्वीर और आरबीआई की प्रेस रिलीज की तस्वीर, दोनों को देख डालिए, तब उस दरवाजे को खोला जाएगा। दोनों को देख लिया आपने तो एक सच और आप जान लीजिए। ऐसे बैंकों में जिनका पैसा लाखों रुपए में जमा होता है, सरकार उनको एलिजिबल डिपॉजिटर्स कहती है, जो डिपॉजिट करने वाले हैं, और डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी 5 लाख रुपए तक आप निकाल सकते हैं। लेकिन हम आपको 6 बरस पहले पीएमसी की घटना और उस दौर में आरबीआई के तमाम नियमों की धज्जियां ग्राहकों के लिए कैसे धराशायी हुई थी उसे बताएं। इससे पहले कम से कम आज की परिस्थिति को समझिए। इस न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की नींव 1977 में पड़ी थी। इसके 30 ब्रांच हैं, मुंबई में, ठाणे में, सूरत में और पुणे में। इसको शेड्यूल बैंक में 35 साल पहले यानी 1990 1 नवंबर को मान्यता मिल गई। दूसरे राज्य में यह बैंक खुल सकता है, इसकी मान्यता इनको 2 अक्टूबर 1999 को मिल गई। उसके बाद बैंकिंग के सभी कामों की यह शुरुआत कर सकता है 2004 में यह शुरू हो गया। वीजा डेबिट कार्ड इसने लॉन्च किया 2009 में। बैंक ऑफिस खोलना शुरू किया 2009 में। कस्टमर केयर यूनिट की भी स्थापना की 2010 में। और मार्च 2024 यानी बीते फाइनेंशियल ईयर के अंत तक या इस फाइनेंशियल ईयर के शुरू तक जो पैसा बैंकों को दिखाया गया, इसके जरिए जो आरबीआई को बताया गया, वह 2436 करोड़ का है। 2036 करोड़ अगर अभी है तो इससे पहले जो बैंक में पैसा जमा था वो पैसा तकरीबन 2403 करोड़ का पिछले साल का था, यानी 2023 के फाइनेंशियल ईयर में। उससे पहले 2435 करोड़ का था, यानी ध्यान दीजिए बीते 3 बरस में डिपॉजिट की रकम उतनी ही रेंग रही है। और जब ग्राहकों से आप इन 3 बरस के बारे में जानकारी हासिल कीजिएगा, आप कितना पैसा दे रहे थे, वहां पर जो जमा लोग करने वाले थे उन्होंने बताया 3 साल में तो हमने लाखों रुपए जमा कराए होंगे। पहला सवाल, बैंक में आम कस्टमर जो है पैसा जमा करा रहा है, और वो बैंक का पैसा जो है वह किसी को लोन के शक्ल में दिया जा रहा है। वो कौन है? एक बार फिर अभी कच्चा चिट्ठा खुला नहीं है, वह तो पीएमसी बैंक का कच्चा चिट्ठा है, जो आपके जहन में यह सवाल खड़ा कर सकता है, अच्छा तब ऐसा हुआ था तो क्या इस बार भी ऐसा हुआ है? तो इसी बार की परिस्थिति में देखिए, सेविंग डिपॉजिट दिखाया गया 671 करोड़ 51 लाख रुपए, टर्म डिपॉजिट दिखाया गया 103 करोड़ 21 लाख रुपए, और फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट जो है वह 1,652 करोड़ 25 लाख रुपए है। आरबीआई को घबराहट हो गई, यह बैंक तो डूब जाएगा, लेकिन आरबीआई को कभी इस पे घबराहट नहीं हुई। जिन लोगों को लोन दिया जाता है उन्होंने उससे पहले भी लोन नहीं लौटाया है,
और उनके लोन को ना लौटा पाने की एवज में लोन बुक जो होता है वह ठीक नजर आए, इसके लिए सरकार रिटर्न ऑफ करती है, यानी पैसा माफ कर देती है। तो एक क्षण के लिए आप 16 लाख करोड़, जिसका जिक्र बार बार होता है, सरकार ने 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। उससे पहले इस बैंक के भीतर की परिस्थितियों को थोड़ा और समझिए। यह इसलिए भी समझने की जरूरत है क्योंकि जो बैंक से लोन जिसने भी उठाया होगा और जितना एनपीए होगा, अगर उस एनपीए की परिस्थिति को भी परखें तो मार्च में एनपीए 5.43% था, ग्रॉस एनपीए 7.96% था। आरबीआई के जरिए जो जानकारी निकल कर आती है, उस जानकारी के मुताबिक एनपीए इनका बढ़ गया था। ये एनपीए 10% के पार चला गया था। मुश्किल हो रही थी तो एक क्षण के लिए यहां पीएमसी बैंक 2019 में जो उसके साथ हुआ था उसको याद कर लीजिए। उस समय एनपीए उसने 1% बताया था, लेकिन एनपीए 9% हो गया था। और उसी में घबराहट में आरबीआई ने तुरंत निर्णय लिया और पीएमसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म किया, बैंक पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए। आरबीआई ने उसे फिर बाद में स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में चलाने का फैसला किया और जो एनपीए नजर आ रहा था वो बड़ी कंपनी थी, डीएचएफएल, एचडीआईएल, ये सारे रईस लोगों के पास लोन बैंकों के जरिए गया और ना सिर्फ उनके पास गया बल्कि ये लोन कंपनी के डायरेक्टर्स के रिश्तेदार, उनके पहचान वाले या पार्टनर, उनके नाम पर यह लोन दिया गया और बैंक के लोन बुक को बढ़ाने के लिए नकली डिपॉजिट पीएमसी बैंक ने दिखाई थी। अब यहां पर दोबारा लौटिए इस न्यू इंडिया बैंक को लेकर और यह सवाल करना होगा, पूछना होगा, जो एक आम कस्टमर है वो कल शाम तक पैसा जमा करा रहा था, जो आप लोन दे रहे थे उस लोन को लोन बुक में जो दिखाना था और जो एनपीए को दिखाना था, दोनों में क्या गड़बड़ी हो गई? और इस लोन को देने और दिखाने की परिस्थिति पर 6 बरस पहले जब आरबीआई हरकत करना चाहती थी तो अभी भी ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के साथ ऐसा क्यों नजर आ रहा है, जहां पर बहुत साफ तौर पर यह लगने लगे कि आरबीआई का काम सिर्फ नोटिस जारी करना है। आरबीआई कहती है हम बैंकिंग लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते, हम तो वित्तीय स्थिति सुधर जाए, तो इसीलिए आरबीआई निगरानी करती है। अब आरबीआई जब इन बातों को कह रही है तो एक क्षण के लिए इस महिला की बात सुनिए जिसने कल शाम 10,000 रुपए बैंक में डाले थे। बोला नहीं, कल पैसा डाला तो कोई कुछ बोला नहीं, कल डाल के गए पैसा, ये 60,000 डाल के गए, मैं 10,000 डाल, कुछ बोला नहीं। तो बोलना चाहिए ना कि बाबा ऐसी आगे वाली बात है, कुछ नहीं बोला। तो हम अभी क्या कर सकते हैं इनको? पैसा नहीं, अभी लॉकर खाली लॉकर के लिए दे रहे, पैसे का नहीं। पैसे का ऐसा बोल रहे कि 6 महीने तक आपका मिल जाएगा, बोले अभी मिलना चाहिए, नहीं तो क्या है, अभी इधर डालो निकाल के खाओ खर्चा करो, ये है हमारा हाल घर में। तो घर का कोई ईएमआई चल रहा है आपका? ईएमआई है ना अभी। सिर्फ इस महिला की नहीं बल्कि हमारी टीम ने जो अलग अलग जिलों में जहां पर ये बैंकों की मौजूदगी है वहां पर जितनी बड़ी तादाद में जो कस्टमर्स हैं, कितने कस्टमर ने कल शाम तक यानी कल सुबह से शाम तक कितने कस्टमर थे जिन्होंने बैंक के साथ डील की, उनकी तादाद जो निकल कर आई इन 4 जिलों में, जो पुणे में है, ठाणे में है, मुंबई में है और सूरत में है, जानकारी निकली कि तकरीबन 22 से 25 हजार के भीतर कस्टमर्स इनसे कोई ना कोई लेन देन कर रहे थे। तो सवाल है, आरबीआई को कल जानकारी मिली, महिला का सवाल बिल्कुल सही, आपको पहले से नहीं थी, जबकि हकीकत यह है आरबीआई के पास भी यह जानकारी थी कि बैंक ने 21 दिसंबर 2024 को एनआईसीबी एम पासबुक ऐप बंद कर दिया था। 15 जनवरी को इसी बरस वीजा और मास्टर कार्ड जारी करना बंद कर दिया था। उसकी एवज में वह एक नया प्लेटिनम कार्ड दे रही थी, एनसीएमसी। इन सब के बीच जो लॉकर्स थे, स्थिति इतनी नाजुक थी कि जो लॉकर्स का किराया नहीं देते हैं 3 साल तक और जो लॉकर को निष्क्रिय है बीते 7 बरस से, उन्हें बंद किया गया था, लेकिन उनको 15 जनवरी को सब कुछ खोल दिया गया और कहा गया जो निष्क्रिय थे
आप चालू हैं, आप आ सकते हैं। जिन्होंने बकाया नहीं दिया है किराया, जिनका बकाया है, वह भी आ सकते हैं। और इन सब के बीच अपडेट कैसे केवाईसी और डिजिटल बैंकिंग सर्विस होगी, इसको लेकर नियमों में हेरफेर हो रहा था। दो सवाल, आरबीआई को इसकी जानकारी नहीं थी। बैंक हर चीज की जानकारी बैंक को देनी होगी अगर वह सीधे कस्टमर से जुड़ी हुई है और कस्टमर को नियमों के तहत प्रभावित करती है। और दूसरा सवाल, वही आरबीआई नियमों के तहत उसी बैंक को लेकर सवाल खड़ा करते हुए विद इन आवर ऐसी परिस्थिति लाकर पैदा कर देता है जहां पर यह सवाल बड़ा हो जाता है, क्या वाकई आरबीआई निगरानी कर रहा है, कोई नियम कायदे बना रहा है। तो शायद एक क्षण के लिए हमें लगता है कि उस स्थिति में आइए, वर्किंग कैपिटल 2022 में 3,340 करोड़ रुपए, 2023 में और कम हो गया 2,937 करोड़ रुपए, 2024 में उसमें तकरीबन 500 करोड़ की कमी और आ गई। क्या आरबीआई की निगरानी में था और एक लकीर उसने खींची हुई है? तो हजारों हजार कस्टमर्स जो खड़े हैं उस जगह पर जहां पर उनकी परेशानी का सबब यह है कि क्या वाकई सरकार अपने तौर पर कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में तभी आती है जब उसके यहां का मीटर रेड अलर्ट दिखलाता है। तो फिर इस बैंक से जुड़े हुए या ऐसे कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए जो कि हर दिन 1,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक निकालते हैं, हमारी टीम ने इसके बारे में जानकारी हासिल की कि अगर एवरेज एक महीने का निकालें तो हर दिन 1,000 से 20,000 के बीच में निकालने वालों की तादाद कितनी होगी। यानी एक महीने के भीतर तकरीबन 30,000 से ज्यादा कस्टमर्स इन 4 जिलों में 1 से 20,000 के बीच में निकालते हैं। वो 20 पूरा नहीं कहिए, 18,000 तक की कीमत निकल के आई। इनका काम तो बंद हो गया। यानी 5 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं, अगर आपके कितने भी पैसे जमा हो तो मिल जाएंगे। लेकिन जो 1,000 रुपए निकालता है, जो 2,000 रुपए निकालता है, जो 5,000 रुपए निकालता है, वो अगले 6 महीने तक क्या करेगा, कोई जवाब दे पाने की स्थिति में इस देश के भीतर नहीं होता है। और यह जान लीजिए, इस देश के भीतर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की तादाद 1,500 है। ग्रामीण में चले जाइएगा तो आपको वहां 96,000 है। जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, 34 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से 352 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया हैं। लेकिन यहां सवाल तो उस बैंक का है जो पूरे तरीके से बैंक की तर्ज पर काम कर रहा है। शायद इसीलिए एक सवाल उस एनपीए और लोन देने की प्रक्रिया पर आता है कि आप आखिर टिके हुए कहां पर हैं। क्योंकि यह सरकार रईसों के कर्ज तो बैंक से माफ करवा देती है, लेकिन 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 कोई माफी तो दूर, उनका अपना पैसा उन्हें नहीं मिल पाएगा तो जिम्मेदारी लेगा कौन। और अगर कोई जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं है तो फिर अगला सवाल यह भी है कि क्या वाकई इस देश में अब संस्थानें रईसों के लिए है। जिस बात का जिक्र बार बार होता है, क्योंकि रईसों के लिए बैंकों से लोन लेना कितना आसान है, उस पे वहीं के एक अधिकारी ने एक जानकारी दी कि बैंक ने लोन बड़ी तादाद में दिया है और उस किताब के भीतर की गड़बड़ी आरबीआई की पकड़ में शायद आ गई। तो यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें वाकई अगर आप घपला घोटाला फ्रॉड नहीं करते हैं तो फिर आप इस देश के भीतर में कोई भी बैंक चला नहीं सकते हैं। क्या ऐसी परिस्थिति में इस देश की बैंकिंग प्रणाली और आरबीआई के नियम कायदे आकर टिक गए हैं? ये सवालों का जिक्र करते करते हमें लगता है आखिर में जिक्र शेयर बाजार का होना चाहिए। शेयर बाजार आज भी ढहा। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर फजीयत भारत की टैरिफ को लेकर आज भी हुई और कोई रास्ता दिखाई दे नहीं रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिस चकाचौंध को भारत अपने सिस्टम के आश्रय दिखाना और बताना चाहता है, उसके में कितने छेद हैं, जरा इसको पढ़ लीजिए। क्योंकि अडानी ग्रीन एनर्जी ने एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें उन्होंने लिखा कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने श्रीलंका में रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी और 2 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स से पीछे हटने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी श्रीलंका के संबंधित विभाग को दे दी गई है। हम श्रीलंका के लिए प्रतिबद्ध हैं और अगर श्रीलंका सरकार चाहे तो भविष्य में सहयोग देने के लिए तैयार हैं।
मई 2024 में यह एग्रीमेंट हुआ था। वहां पर नए राष्ट्रपति आए, उन्होंने कमेटी बना दी जांच करने के लिए। राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके जो भारत भी आए थे, प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिव्यू कमेटी जब बनाई तो वहां पर जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने कहा कि जो बिजली आप खरीद रहे हैं 7.18 रुपए प्रति किलोवाट के रेट से, उसके एवज में जो दूसरी कंपनियां हैं वह सिर्फ 4.5 और 5 रुपए दे रही है, तो आप क्यों खरीद रहे हैं। एक झटके में चीजें समटा गई। और याद कीजिए, इससे पहले बांग्लादेश के भीतर जब बांग्लादेश सरकार अडानी ग्रुप को पावर की एवज में पैसा नहीं दे पा रही थी, जो पावर प्लांट देश के झारखंड के गोड्डा में लगा हुआ है, तो अक्टूबर के महीने ने अडानी ग्रुप ने कहा अब हम 50% ही बिजली सप्लाई करेंगे, आप पेमेंट नहीं करते हैं। नवंबर के महीने में श्रीलंका ने कहा सर्दी बहुत है, डिमांड बिजली की कम हो गई है और आप ही ने कहा बकाया पेमेंट का भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो हमें भी बिजली इससे ज्यादा नहीं चाहिए। एक झटके में सरकार ने नियम कायदे बदले और जो बिजली का उत्पादन गोड्डा से इसलिए हो रहा था कि उसको विदेश में सप्लाई करना है, बांग्लादेश में देना है और उस बिजली का उपयोग स्टेट नहीं कर सकता है, उसे एक झटके में पलट दिया गया विदिन 24 आवर्स और उसको इस्तेमाल यहां किया जाने लगा। यानी उस पावर कंपनी को नुकसान होना नहीं चाहिए, लेकिन इस देश के छोटे छोटे अपने खून पसीने की कमाई वाले जो पैसा कमाकर बैंक में डालते हैं, उनकी क्या स्थिति होगी, खास तौर से तब जब सरकार और आरबीआई ने नियम बना दिया कि आप पैसा ज्यादा निकाल नहीं सकते हैं, घर में पैसा ज्यादा रख नहीं सकते हैं, बैंकों का इंटरेस्ट रेट जितना दिया जाता है उससे ज्यादा महंगाई दर देश में हो चली है, रुपए की कीमत कम हो रही है, शेयर बाजार में लगाएंगे तो शेयर बाजार में भी आपको लाभ हो नहीं पा रहा है, और जो पुराने दौर में लोग सोना खरीद लेते हैं, इस दौर में सोना 86,000 रुपए प्रति तोला हो चला है। बात कैसे बनेगी और बात किस रूप में बनेगी? क्या वाकई इकोनॉमी में इतने छेद हो चुके हैं जो बता रहे हैं कि दरअसल वो नियम कायदे जो पारंपरिक तौर पर चले आ रहे थे और मौजूदा दौर में बैंकिंग प्रणाली हो या बिजनेस के तौर तरीके हो, ये आधुनिक रूप में आ चुके हैं और दोनों के बीच कोई तालमेल ही नहीं है, तो फिर क्या? समझना सरकार को है, जिम्मेदारी किसी को तो लेनी चाहिए और कोई तो कहे गड़बड़ी हो गई और जिसने गड़बड़ी की उसे सजा तो होनी चाहिए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, बड़ी बड़ी रकम को होने वाले घोटालों की एवज में और घोटाले करने वालों को किसको सजा हुई है, कभी हो तो एक आध दो नाम भेज दीजिए, हम उस नाम का जिक्र करते हुए जरा उसका भी कच्चा चिट्ठा निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।